डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नजर डालते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल क्रॉप डेटा के बारे में जानकारी दी। बताया कि किसानों का डेटा निजी है, वो चाहे तो साझा कर सकते हैं और चाहे तो नहीं। पंजाब में आज किसानों का प्रदर्शन। 31 मार्च को मंत्रियों के घर का होगा घेराव। शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरन हटाए गए थे किसान। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बाजरा प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कर रही है प्रोत्साहित। बाजरा आधारित उत्पादों की खपत और मांग को बढ़ावा देने के लिए 30 जिलों में बाजरा महोत्सव का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर किया गया 8 अप्रैल। लाभार्थी किसानों का चयन करने के लिए लॉटरी 9 अप्रैल को निकाली जाएगी। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल क्रॉप डेटा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों का डेटा निजी है, वो चाहे तो साझा कर सकते हैं और चाहे तो नहीं। उनके डेटा की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। किसानों का डेटा संकलन करने वाली कंपनियों को डेटा प्राप्त करने के लिए उन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए प्रावधानों का पालन करना होगा। किसानों का डेटा जो है ये निजी डेटा है। जब तक किसान डेटा साझा करने के लिए अपनी स्पष्ट सहमति नहीं देता तब तक इसे साझा नहीं किया जाएगा। एग्रीस्टेक सहमति का प्रावधान इसको और मजबूती प्रदान करता है। किसान को डेटा के साझाकरण पर सीधा नियंत्रण, मतलब वो चाहेगा तो सहमति देगा डाटा किसी के साथ शेयर करने की, वो चाहेगा तो सहमति नहीं देगा। किसान सहमति दे के अपनी सहमति रद्द करने का काम भी कर सकता है। और इसलिए डेटा की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के और उनका दुरुपयोग रोकने के लिए डाटा चाहने वाली एजेंसियों को पंजीकरण के दौरान सरकार के समस्त डेटा और सुरक्षा नियमों और अधिनियमों का माननीय उपसभापति जी पालन करना ही होगा। आज पंजाब में किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की है। सभी जिलों में किसान प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा कि पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया था। पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ किसानों ने आज पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि जिला स्तर पर डीसी दफ्तरों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद 31 मार्च को पंजाब सरकार के मंत्रियों के घरों पर भी प्रदर्शन की घोषणा की गई है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने अपील की है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किए जाएं। फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे और जब उन्हें वहां से पंजाब पुलिस ने हटाया तो किसानों के टेंट और तंबू भी उखाड़ दिए गए, जिससे उनका करोड़ों का नुकसान हो गया, जिसकी उन्हें भरपाई चाहिए। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी 12 प्रमुख मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इन मांगों में मजदूरों को बेहतर दिहाड़ी और कानूनी व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण मांगें शामिल हैं। इस आह्वान के चलते हुए 28 मार्च का दिन जो है ये किसानों के ऊपर हुए एक दमन के विरोध में उठ रही आवाज का प्रतीक होगा। और ये प्रतीक होगा कि आज के बाद जो किसान हैं वो संगठन, वो मोर्चे अलग अलग मोर्चों में हैं, उनके बेशक अलग अलग मतभेद भी हैं, लेकिन वो जरूर ही दमन के विरोध में नहीं बल्कि वो पूरे अपने मुद्दों के लिए, अपनी मांगों के लिए, देश के लोगों के लिए वो अपने संघर्ष को एकजुट लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा 25 से 27 मार्च के बीच प्रदर्शनी एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।
कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा एकीकृत खेती पद्धति, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मत्स्य पालन आदि थीम पर नवीनतम कृषि तकनीकों का सजीव प्रदर्शन कर कृषकों एवं आम जनता का ज्ञानवर्धन किया गया। विचार गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद की कृषक ब्रांड एम्बेसडर एवं अन्वेषी कृषक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त मंजू रानी कश्यप ने मत्स्य, सब्जी, फल, मुर्गी, बतख पालन आधारित एकीकृत खेती पद्धति मॉडल से अवगत कराया तथा प्रधानमंत्री के कृषकों की आय दोगुनी करने के मिशन में इस मॉडल को सहायक बताया। कार्यक्रम के अंत में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मंजू कश्यप को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बाजरा प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण और योजना के तहत बाजरा आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। अब तक 29 आवेदकों का 793.27 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें 8 बड़ी और 21 लघु एवं मध्यम इकाइयां शामिल हैं। बाजरा आधारित उत्पादों की खपत और मांग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 30 जिलों में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। वाणिज्य विभाग ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के माध्यम से बाजार के बारे में जागरूकता, उपयोग और निर्यात संवर्धन के लिए व्यापार मेले, प्रदर्शनियां और बाजरा सम्मेलन आयोजित किए। मंत्रालय ने रोजगार सृजन का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है, लेकिन इन योजनाओं से कृषि से इतर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सरकार ने उद्योग संघों के माध्यम से 6 प्रचार कार्यक्रम को आयोजन किया, जिनमें नागपुर, नई दिल्ली, गुजरात, कोयम्बटूर आदि स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सम्मेलन शामिल हैं। भारत सरकार अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन JJM को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर लागू कर रही है, जिससे हर ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हालांकि पेयजल राज्य का विषय है, केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजस्थान में 15 अगस्त 2019 में केवल 11.68 लाख ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन था। 24 मार्च 2025 तक लगभग 48.60 लाख नए कनेक्शन जोड़े गए, जिससे अब 60.29 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध है। राजस्थान सरकार ने बताया कि JJM के तहत राज्य में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतें मिली हैं। हालांकि पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। और अब किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ बागबानी फसलों की खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती करके ये साबित कर दिखाया है बेगूसराय के किसान राजेश कुमार ने। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड के पीपरा दुराज में इन दिनों स्ट्रॉबेरी खेती खूब चर्चा में है। वो सिर्फ 2 एकड़ जमीन में स्ट्रॉबेरी की फसल उगा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। वो अपनी पैदावार को पटना, सिलीगुड़ी और स्थानीय बाजार में सप्लाई कर रहे हैं, जहां उन्हें फसल की अच्छी कीमत मिल रही है। उनका कहना है कि इस खेती से साल में 6 से 8 लाख रुपए तक का मुनाफा हो रहा है। रोजाना करीब 2 क्विंटल स्ट्रॉबेरी की बाजार में सप्लाई हो जाती है। लागत मूल्य में तो हमको सरकार सब्सिडी दे रही है, बीज का दाम सरकार दे रही है, मल्च 50% पर सब्सिडी में आया है, ड्रिप भी 80% सब्सिडी हम लोग को मिला है। तो किसान का तो 20% लागत है इसमें। मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपया 2 एकड़ में हमारा किसान का लागत मूल्य अपना लगेगा। कम से कम इसमें हम 6 से 7 लाख रुपया इनकम लेंगे। बिहार दिवस के खास मौके पर राजेश कुमार को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जिला पदाधिकारी ने सम्मानित भी किया था। राजेश के डवरा की जाने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती से 6 से 10 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। खेती से हम लोगों को रोजगार मिल गया है। 10-15 मजदूर के काम कर रहे हैं इसमें, और बढ़ेगा और मजदूर बढ़ेगा। 10 परिवार जिये छिए, बढ़िया से कमाई खाई छिए।
सरकार क्लस्टर योजना के तहत किसानों को मुफ्त में ट्रेनिंग दे रही है। इसके साथ ही प्रति एकड़ 2 लाख रुपए का अनुदान भी मिलता है। योजना के तहत किसानों को ये राशि प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है ताकि किसान आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से संपन्न बन सके। जो किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखा है और जो किसान हमको कह रहे हैं कि नहीं हमको फायदा सर है, फायदा हुआ है, और इतने वो उत्साहित है कि वो कह रहे हैं कि हम अगली बार फिर लगाएंगे और ज़्यादा एरिया में लगाएंगे। और अमूमन हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम प्रति एकड़ 10 लाख रुपये का तो आमदनी आएगा ही आएगा। इसमें ऐसा कहीं नहीं लगता है, और जो खेतों को देखने से लगता है कि लोगों को, हमारे कृषक को अच्छा खासा मुनाफा होगा। स्ट्रॉबेरी दिल के मरीजों और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होती है। बेगूसराय जिले के दूसरे किसान भी स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नई दिल्ली में दूसरी टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 का आयोजन किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन की स्थिरता के लिए पर्यावरण संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। पर्यटन उद्योग से जुड़े देश विदेश के बड़े पेशेवर और उद्योग प्रतिनिधि जुटे। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नई दिल्ली में दूसरे टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीएचडी CCI FHRAI नॉलेज बुक और GRT होटल्स सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस पुस्तक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही पर्यटन क्षेत्र भी दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस रफ्तार के बीच पर्यावरण संरक्षण भी सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर एंड पार्ट एंड पार्शियल जब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक हम इस इतनी बड़ी चुनौती का समाधान नहीं कर पाएंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंडस्ट्री लीडरशिप लेकर के अपना रोल निभाने के लिए उसमें इस तरह के समसामयिक कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स पर बातचीत करना शुरू करते, चिंता करते, विचार करते। FHRAI के अध्यक्ष के श्याम जाजू ने कहा कि संरक्षित पर्यावरण से ही पर्यटन विकास संभव है, इसलिए सतत पर्यावरण के लिए प्रयास होना लाजमी है। वहीं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए सतत पर्यावरण समय की मांग है। Today, among the Fortune 500 companies which you talk about today, at least 400 of them are only buying sustainable products. So today, if we don't make our restaurants, our hotels more sustainable, a lot of these companies will not be coming there. So we'll be losing the market out. So sustainability is a need as a human being, but it's also a need for us, for the business to continue. अपनी समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विविधता और संभावनाओं से भरा भारत का पर्यटन उद्योग वैश्विक पसंदीदा जगह के रूप में उभर रहा है। 2047 तक 100 मिलियन आवक पर्यटकों का लक्ष्य बनाया गया है। WCC का अनुमान है कि इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद का योगदान 2034 तक संभावित रूप से 43.25 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जिससे लगभग 63 मिलियन नौकरियां सृजित होंगी। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। और 31 मार्च के दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा जारी किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर अब 8 अप्रैल 2025 कर दिया गया है, जिसके बाद लाभार्थी किसानों का चयन करने के लिए लॉटरी 9 अप्रैल 2025 के दिन निकाली जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अगर किसी ने देश से गरीबी हटाने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीबों के समग्र कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाओं की शुरुआत की है। अगर गरीब का वास्ता रहा है तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से नीचे गरीब तबके तक कैसे लाभ पहुंचे। आपने देखा हमने गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने के लिए
गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की है। हमने बीपीएल मुक्त गांव बनाने की घोषणा की है और पहले चरण में राजस्थान के 5000 गांव को बीपीएल मुक्त बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन के खुलने के साथ ही ट्यूलिप शो 2025 की भी शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गार्डन का उद्घाटन किया। गार्डन में 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप खिले हुए नजर आए। साथ ही हजारों पर्यटकों ने गार्डन का दौरा किया और सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर खुशी जताई। ट्यूलिप गार्डन आने के बाद मुझे मिला है फ्लावर देखने को मिला है और सबसे ज्यादा मुझे ये ऑरेंज कलर का फ्लावर माइंड ब्लोइंग लगा। इसके बाद जो वाटरफॉल्स वाला मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन हाँ कुछ मतलब फ्लावर्स अभी तक नहीं आए, लेकिन बोलते हैं ना नसीब अच्छा है तो मिल जाते हैं, तो आज नसीब अच्छा है तो फ्लावर देखने को मिल गया। हम लोग काफी जगह हर साल घूमते रहते हैं, पर कश्मीर आना, उसमें यहाँ ट्यूलिप गार्डन आना, ये अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। ये अविस्मरणीय जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप लाइफ में कभी भी आंखें बंद कर लो, ये पूरे चित्र, ये पूरे गार्डन के फूल आपके आंखों में आप घूमते रहेंगे, ये पूरी जिंदगी ताउम्र आपके मेमोरी में रहेंगे। पूरा ट्यूलिप गार्डन प्लस कश्मीर एक हेवन है, इसके जैसी ब्यूटी और कहीं मैंने देखी नहीं है। इंडिया में बहुत जगह घूमे हैं, बहुत जगह गए, बट कश्मीर जगह मींस डेफिनेटली ये तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। और श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 7 मछुआरों को चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया है। 4 मछुआरों को 20 फरवरी को और अन्य 3 को 22 फरवरी को सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रामेश्वरम मछुआरा संघ ने बताया कि श्रीलंकाई नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ रहे एक नाव में सवार तमिलनाडु के 11 मछुआरों को पकड़ा और जांच के लिए उन्हें कांगेस थुरई नौसेना शिविर ले गई। और अब बात मौसमी खेती की करते हैं और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य महाराष्ट्र में तैयार अंगूर की तुड़ाई का काम करते रहे, गेहूं की कटाई का काम भी समय पर पूरा कर लें। मध्य महाराष्ट्र में चना, कुसुम, मक्का और रब्बी की ज्वार की कटाई करें। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में सूखे मौसम को देखते हुए मूंगफली, गन्ना और ग्रीष्मकालीन तिल की फसल में ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें। सब्जियों के खेतों और बगीचों में भी इस समय सिंचाई की ज़रूरत है। कोंकण के किसान भी सब्जियों और बागानों में सिंचाई करते रहे। कोंकण में इन दिनों तैयार सरसों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन धान की खड़ी फसल में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाकर रखें। विदर्भ में मूंग, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, सब्जियों और बागानों में सिंचाई करें। मराठवाड़ा के किसान तैयार गेहूं, ज्वार और कुसुम की कटाई करें। मराठवाड़ा में अंगूर की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की खुदाई भी समय पर कर लें। विदर्भ में तैयार रब्बी की ज्वार, सरसों, कुसुम, गेहूं और चने की कटाई करते रहें। यहाँ के किसान हल्दी की खुदाई भी जारी रखें। सुबह के समय सब्जियों की तुड़ाई और कटाई का काम करना उचित रहेगा। पूर्वी विदर्भ में हाल फिलहाल में लगाए गए पौधों को सहारा देने का काम करें। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र इलाके में खड़ी फसलों में निरंतर हल्की सिंचाई करते रहें। सब्जियों की फसल में सुबह के समय सिंचाई करें। सब्जियों की नर्सरी और बगीचों में लगे छोटे पौधों को गर्म हवाओं से बचाने की व्यवस्था करें। गीली बोरों की आड़ से नर्सरी को गर्मी से बचा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक कावी, जलगांव और कोटा मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जम्मूसर मंडी में इस दौरान भाव में नरमी देखने को मिली। गुजरात की जम्मूसर मंडी में 26 मार्च को ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपए। 27 मार्च को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 3,200 रुपए। जबकि राज्य की ही कावी मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 मार्च को ज्वार 3,200 रुपए पर बिकी। वहीं 27 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 3,300 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार के भाव की बात करें तो यहां 26 मार्च को ज्वार का भाव रहा 2,225 रुपए। 27 मार्च को इसके भाव में 475 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते गुरुवार ज्वार 2152 रुपए पर बिकी, जबकि गुरुवार को इसके भाव में 1848 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव हो गया 4,000 रुपए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने रबी फसलों की बुआई के ताजा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी फसलों में शामिल ज्वार की बुआई 22,24,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी ज्वार की खेती 22,52,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले घटा है। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिनमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।
मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे उठापटक के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो केरल की पलक्कड़ मंडी में 26 मार्च को मूंग का भाव था 11,200 रुपए। 27 मार्च को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 11,300 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 मार्च को मूंग का भाव रहा 5,600 रुपए। 27 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 5,500 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बीते बुधवार को मूंग का भाव रहा 8,810 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव हो गया 8,800 रुपए। वहीं राज्य की ही रसड़ा मंडी में 26 मार्च को मूंग 8,720 रुपए पर बिकी। 27 मार्च को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 8,725 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राज्यसभा की आज की कार्रवाई की शुरुआत राणा सांगा को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के साथ हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मर्यादित आचरण करने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राणा सांगा को लेकर जो वक्तव्य दिया गया वो खेदजनक है। किसी को भी देश के हीरो का अपमान करने का हक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक बंधु राजनारायण संयुक्त अस्पताल पहुंचकर कथित रूप से विषाक्त भोजन से प्रभावित बच्चों से मुलाकात की। लखनऊ के पैरा इलाके में स्थित एक पुनर्वास केंद्र में कथित तौर पर विषाक्त भोजन करने से 4 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बीमार हो गए थे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।